अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेस्ट सर्जरी का 4th पार्ट। हमने मस्टैल्जिया तक पढ़ लिया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट से। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रिस्क फैक्टर की। तो पहले अगर हम काजेज़ की बात की जाए या रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो पहला आता है कि इंक्रीजिंग एज इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर। पहले इंक्रीजिंग एज। दूसरा आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। आपको मैंने फैमिली हिस्ट्री का MRI के अंदर बताया था कि MRI इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इंपॉर्टेंट MCQs है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। हम इन MCQs को जब मेड्यूल एंड होगा तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। हम फर्स्ट टॉपिक से जब एनाटॉमी हमने पढ़ी थी फिजियोलॉजी और लिम्फेटिक ड्रेनेज से, वहाँ से सारे MCQs करेंगे। लेकिन अभी के लिए फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो MRI है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। वो 7th एंड 4th लाइन में लिखी होगी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर या फर्स्ट पेज के ऊपर डोगर के। जेंडर हार्मोनल इफेक्ट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर प्रोडक्टिव होता है P से प्रेगनेंसी एंड P से प्रोजेस्टेरोन, राइट। सो इट इज़ प्रोडक्टिव। प्रेगनेंसी में प्रोडक्टिव होता है। लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, अर्ली मेनार्की एंड द लेट मेनोपॉज इज द इंक्रीज रिस्क। बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, उसमें भी प्रोडक्टिव होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कहीं पे लिखा है कि इंक्रीज द रिस्क और कहीं पे लिखा है कि रिस्क नहीं होता बेली के अंदर। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इंक्रीज द रिस्क स्लाइटली। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। डाइट, इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये भी इन्वॉल्व होंगे। अब बात की जाए जेनेटिक की, जो म्यूटेशन होती है बर्सा 1 एंड 2, ये होती है फैमिलियल। जो फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें चेक करने के लिए BRCA1 एंड 2 में मिलता है। और P53 होती है स्पोरेडिक विच इज़ 90% एंड इट इज़ अबाउट 10%, राइट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। देखें, दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। एक होती है कि प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, कि जो कैंसर है वो इन्वेड ना करे, अभी तक उन्होंने इन्वेड नहीं किया। दूसरी होती है इन्वेसिव, कि जो इन्वेड कर जाए। अब नॉन इन्वेसिव के अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक DCIS एंड LCIS। इससे पहले आपको ब्रेस्ट पैथोलॉजी से इसको आपने पढ़ा हो तब आपको इसकी अच्छी समझ आएगी, लेकिन हम इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्वेसिव के अंदर क्या है, नॉन इन्वेसिव क्या है कि जो इन्वेड ना करे, एंड टॉक अबाउट इन्वेसिव जो इन्वेड कर जाए। इसमें आपको मैंने पैजेस डिजीज मैंने पहले बताई हुई है, और नेक्स्ट अबाउट इन्वेसिव कार्सिनोमा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं कि लोकली कहाँ पे हो सकता है, चेस्ट वॉल के अंदर। लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ हो सकती है, एक्सिलरी। लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि 90% हमारी ड्रेनेज कहाँ से आ रही होती है, फ्रॉम लिम्फ नोड्स, और 10% कहाँ से आ रही होती है, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड से, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था। अगर हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड की बात की जाए तो हम इनको आगे मेटास्टेटिक जो कंडीशंस हैं उनमें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बोन, लीवर के कौन सी साइट और कौन सी कंडीशन में हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड होता है, या मोस्ट कॉमन कंडीशन कौन सी होती है, साइट कौन सी होती है जहाँ पे कैंसर इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, बात की जाए क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पहले तो यह है कि लम्प इन द ब्रेस्ट विच मे बी अल्सरेटेड, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था पिक में। अब बात करते हैं 60% ऑफ पेशेंट विच इज़ अपर आउटर क्वाड्रेंट इज़ इन्वॉल्व। अब आपको मैं क्वाड्रेंट्स दिखा देता हूँ कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं और कौन सा इन्वॉल्व होता है कैंसर के अंदर और कौन सा इन्वॉल्व नहीं आता। देखिए, 4 टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। अपर, इनर, आउटर क्वाड्रेंट, इट इज़ इनर क्वाड्रेंट, इट इज़ आउटर क्वाड्रेंट लोअर, एंड दिस इज़ इनर क्वाड्रेंट लोअर। अब ये 4 टाइप्स के क्वाड्रेंट है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज अपर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज अपर आउटर क्वाड्रेंट, राइट। सो ये ऐसी साइट होती है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर यहाँ इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर ऑन्कोप्लास्टी भी इजीली हो सकती है, राइट। लेकिन मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया जहाँ पे ऑन्कोप्लास्टी नहीं हो सकती, ठीक है, जहाँ पे हमारे जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है वो बहुत कम है, इट इज़ द अपर इनर क्वाड्रेंट। सो अपर इनर क्वाड्रेंट के अंदर टिश्यूज़ बहुत कम होते हैं, राइट। सो मोस्ट कॉमन साइट वेयर ऑन्कोप्लास्टी इज़ डिफ़िकल्ट, और इसके अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, राइट। अब इसको एक और नाम भी दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज नो मैन्स जोन,
राइट। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपने इनको देखना है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्योदे ऑरेंज। ठीक है, अब प्योदे ऑरेंज की जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होती है, जस्ट लाइक अ ऑरेंज, जस्ट लाइक अ ऑरेंज। ऑरेंज में होता क्या है कि एक तो इसमें स्किन रिजेंबल करती है लाइक ऑरेंज पील, ऑरेंज पील जो स्किन है। अब ये ब्रेस्ट है, अब इसकी जो अपीयरेंस है वो सेम टू सेम इस तरीके से मिलती है। ठीक है, ये तो स्किन रिजेंबल कर रही है ऑरेंज पील, मतलब ऑरेंज से क्यों कर रही है, बिकॉज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सबडर्मल लिम्फेटिक्स, सबडर्मल लिम्फेटिक्स। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर कैंसर है, अगर इसके अंदर कैंसर है, मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी कि जिनके अंदर स्किन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एक तो थी डिम्पलिंग फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर, और एक थी रिट्रैक्शन। इन दोनों के अंदर स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है, नहीं होती। लेकिन अगर ये सिम्टम्स या प्रेजेंटेशन हो कि ऑरेंज पील है एंड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सबडर्मल लिम्फेटिक्स, तो अगर प्रेजेंट है कैंसर तो इसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी। क्या होगी? स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ मैलिग्नेंसी। निपल रिट्रैक्शन की मैंने आपको पहले बता दिया, एंड ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। एक्सिलरी लिम्फोडेनोपैथी हम आगे डिस्कस करेंगे, और डिजीज़ में प्रेजेंट विद मेटास्टेसिस, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मेटास्टेसिस स्टेजिंग में पढ़ेंगे। बात करते हैं डायग्नोसिस की। अच्छा, डायग्नोसिस में क्या है कि जब भी हम डायग्नोस करेंगे तो हम उसमें सबसे पहले हम उसकी जनरल एग्जामिनेशन करेंगे कि किस एज की वुमेन है, किस तरीके से है। अब जैसे आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि अगर मिडिल एज वुमेन है या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है तो हम उसके अंदर क्या करवाएंगे, मैमोग्राफी करवाएंगे। अगर 22 ईयर्स ओल्ड या यंग लेडी हैं तो उनके अंदर हम क्या करवाएंगे, MRI करवाएंगे। तो काइंडली जो जनरल एग्जामिनेशन है वो आपने पहले जो ट्रिपल असेसमेंट में मैंने आपको बताई है, तो वो आपने लाजमी देखनी है कि आइदर देयर इज़ अ वेल ओरिएंटेड टाइम, स्पेस, पर्सन, हमने उसका सब कुछ देखना होता है। उसके बाद हम जाते हैं जो हमारी मेजर डायग्नोसिस होती है। अच्छा, डायग्नोसिस के अंदर जो हम सबसे पहले जो टेस्ट करते हैं FNAC से पहले या ट्रूकट एग्जामिनेशन से पहले, ट्रूकट बायोप्सी से पहले, वो जनरल एग्जामिनेशन क्या होता है, पेक्टोरालिस मेजर टेस्ट। सो पेक्टोरालिस मेजर टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट जो होता है वो हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अब पेक्टोरालिस मेजर टेस्ट के अंदर क्या हम देखते हैं, क्या नहीं देखते। पेक्टोरालिस मेजर टेस्ट, इसके अंदर पहले जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा, तो जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम पहले उसे क्या कहेंगे, बेंड फॉरवर्ड, थोड़ा सा झुकाएंगे उन्हें। तो आप खुद एग्जामिन करेंगे कि जो ब्रेस्ट है वो आपको ढलका हुआ नज़र आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रेस्ट है वो मोबाइल है और वो अटैच नहीं है चेस्ट के साथ। सबसे पहले जब भी बेंड फॉरवर्ड होगा उसमें आपको नज़र आएगा जो ब्रेस्ट है वो चेस्ट के साथ अटैच्ड नहीं है। पहला जो जनरल एग्जामिनेशन में हमने करना है। दूसरा जो होता है वो होता है पेक्टोरालिस मेजर टेस्ट। हम ब्रेस्ट को होल्ड करेंगे और इस पोजीशन के अंदर उन्हें कहेंगे कि आप हाथ रखें, और हम उन्हें परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन मूव करेंगे। राइट एंड लेफ्ट एंड अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली जिस तरह होता है हम मूव करेंगे, और हमें जो ब्रेस्ट है वो फेम और मोबाइल इन ऑल डायरेक्शन, अगर वो इन्वेड नहीं किया तो राइट, अगर वो मेजर पेक्टोरालिस मेजर मसल्स तक इन्वेड नहीं किया तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट फिक्स टू द पेक्टोरालिस मेजर मसल। वो फेम होगा, मोबाइल होगा इन ऑल डायरेक्शन, जस्ट लाइक अ माउस, लाइक कंप्यूटर माउस। हम जहाँ पे हर जगह पे हम उसको घुमा सकते हैं, हम उसको लेके जा सकते हैं। तो जस्ट लाइक अ माउस हम उसको हर डायरेक्शन के ऊपर मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन एंड परपेंडिकुलर पोजीशंस। राइट, ये होता है पेक्टोरालिस मेजर टेस्ट, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आइदर की जो लंप है वो इन्वेड किया या नहीं किया। राइट, उसके बाद आ जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड टेस्ट। अब उसको पढ़ते हैं। देखें, उसके बाद लिखा हुआ है कि FNAC विच इज़ बेसिकली फाइन नीडल एस्पिरेशन, और जो मोस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसके अंदर वो है आपकी ट्रूकट बायोप्सी। ठीक है ना,
कि उसके अंदर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे पाल्पेटरी मेथड, अल्सर अल्ट्रा, ये पाल्पेटरी मेथड वही है कि जो हमने देखा है कि पेक्टोरलिस मेजर टेस्ट वगैरह होते हैं। अच्छा जी, लोकल एक्सटेंट ऑफ डिजीज़। लोकल एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ में क्या है कि जितनी भी मैंने आपको ट्रिपल असेसमेंट में रेडियोलॉजिकल मेथड्स बताए थे, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई, हमने लोकल एक्सटेंट वहाँ पे करने के लोकली, इन्वेजली नहीं कि जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो फैला हो उसमें नहीं, जो लोकली हो उसमें हम ये करवाएंगे। अब लिम्फ नोड के अंदर क्लिनिकल जजमेंट क्या है कि जब ये सिर्फ सुन लें कि जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो हम उन्हें पहले क्या कहेंगे कि उनका जो अपना हाथ है, जो डॉक्टर का हाथ है वो उनके शोल्डर पे होगा, जो डॉक्टर का हाथ है वो उसके शोल्डर पे होगा, पेशेंट के शोल्डर पे होगा, और उनका जो हाथ है वो आपके हाथ के ऊपर होगा, जो आपने हाथ उनके शोल्डर पे रखा है, और अपने जो फिंगर्स हैं उनके पल्प से, ये नहीं कि सिर्फ टिप से, पल्प से आपने लेटरली, एंटीरियर, पोस्टीरियरली, जहाँ भी आपको होता है आपने सब जगहों पे फील करना है। ये होती हैं आपकी लिम्फ नोड की जजमेंट्स। और सेंटेनाइल लिम्फ नोड बायोप्सी हम आगे डिस्कस करेंगे। सिस्टेमिक स्प्रेड की बात की जाए उसके अंदर एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। अब आ जाते हैं जी TNM स्टेजिंग के ऊपर। TNM स्टेजिंग को हमने कैसे डिस्कस करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल T, N एंड M, ट्यूमर्स, नोड्स, देन उसके बाद हम उसकी मेटास्टेसिस के कहाँ पे फैल चुका है। अगर बात की जाए फर्स्ट कंडीशन के ऊपर तो वो होती है TIS, विच इज़ बेसिकली द कार्सिनोमा इन situ। T1 ऐसी स्टेज होती है विच इज़ द प्राइमरी ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर इन साइज। T2 की बात की जाए तो विच इज़ अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर, एंड T3 अबाउट 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर। मोर देन 5 सेंटीमीटर आपने फाइब्रोएडिनोमास के अंदर पढ़ा था कि अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो हम उसके अंदर सर्जरी की तरफ जाते हैं, लेकिन लेस देन 5 सेंटीमीटर है तो हम उसके अंदर सर्जरी नहीं करते, राइट? ये आपने फाइब्रोएडिनोमास के अंदर पढ़ा होगा। सो T4 इज़ द इन्वॉल्विंग चेस्ट वॉल और स्किन एक्सटेंशन। अब N की बात की जाए, नोड्स में क्या है? नोड्स N नोड which is a no lymph node involved, N1 is a palpable mobile involved ipsilateral lymph node, कि it is mobile, वो मतलब हर जगह पे हम मोबाइल कर पा रहे हैं, लेकिन लंप है लेकिन हम वो मोबाइल कर पा रहे हैं, हम उसको हर जगह हर डायरेक्शन के अंदर हम मूव कर सकते हैं। N2 इज़ अ फिक्स्ड, मतलब कि हम जब उसके अंदर पेक्टोरलिस मेजर टेस्ट करेंगे या हम उसको बेंड फॉरवर्ड करवाएंगे पेशेंट को तो वो फिक्स्ड होगा, राइट? सो N3 इज़ अ इप्सिलेटरल इंटरनल मेमोरी नोड्स। T की बात की, M की बात की जाए तो इट इज़ अ मेटास्टेसिस स्टेजिंग, कि क्या है कि जो कैंसर है वो आपका स्टेसिस कितना किया, 0 के अंदर नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, वो सिर्फ चेस्ट वॉल की तरफ, लोकली चेस्ट वॉल की तरफ ही इन्वेड होगा, ठीक है? चेस्ट वॉल या स्किन एक्सटेंशन। स्किन में क्या इन्वॉल्वमेंट आ जाती है आपकी? ट्रैक्शन हो सकती है निपल की, ये चीज़ें। अगर M1 की बात की जाए तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस इंक्लूड इन्वॉल्व सुप्राक्लेविकुलर नोड्स, रिमेंबर। अब जो डिस्टेंस मेटास्टेसिस की बात की जाए तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि बोन्स में भी ऑफ कोर्स जा सकते हैं, लंग्स में भी जाते हैं। मोस्ट कॉमन कंडीशन कौन हो सकती है और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हो सकती है? साइट होती है, मोस्ट कॉमन साइट जिसमें मेटास्टेसिस करता है वो होती है बोन्स, ठीक है? और मोस्ट कॉमन बोन कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन बोन वो होती है वर्टिब्रल कॉलम, बिहाइंड पड़ा होता है, मतलब उसके ऊपर पड़ा होता है, राइट? मोस्ट कॉमन वर्टिब्रा कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन वर्टिब्रा वो होता है आपका लंबर। थोरेसिक कितना इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन लंबर रीजन जो आपको वर्टिब्रा रीजन होता है वो आपका इन्वॉल्व होता है। एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटास्टेसिस इन ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट कॉमन वो होते हैं ऑस्टियोलाइटिक मोर देन ऑस्टियोब्लास्टिक, ऑस्टियोलाइटिक मोर देन ऑस्टियोब्लास्टिक जो इन्वॉल्व होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये काइंडली आप नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सी साइट, कौन सी बोन, कौन सी वर्टिब्रा के अंदर इन्वेड होता है। मेटास्टेसिस का मतलब यही होता है। अच्छा जी, अब इंटरनेशनली जो दी जाती है कि स्टेजिंग सिस्टम, उस पर अगर बात करें ना TNM स्टेजिंग की, इसके अंदर पहली होती है स्टेज 0, 1, 2, इसके बाद आ जाती है आपकी 3, ठीक है ना, और उसके बाद आ जाती है आपकी 4। अब जो 0 स्टेज है ना वो होती है अर्ली कैंसर्स,
1 और 2। अब ये तीनों जो से होते हैं ना 0, 1, 2, ये किसके अंदर फॉल करती हैं? अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर, इस स्टेज के अंदर फॉल करती हैं, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर 0, 1, 2, जिसके अंदर कैंसर अर्ली कैंसर होता है और वो क्यूरेबल भी होता है, हम उसको डायग्नोज भी इजीली कर सकते हैं। T1, N0, M0 ये खुद देख लीजिएगा। जो स्टेज 3 है ये लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर के अंदर फॉल करती है। किसके अंदर फॉल करती है? लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, ये देखें लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, एनी T1, N2 to 3, M0, T3, एनी N1, M0। और 4 जो से होता है वो क्योरेबल नहीं होता, उसके अंदर हमेशा हम पायलेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। कि पायलेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? जस्ट लाइक कि हमने उसको, वो कब तक ज़िंदा रहता है, ठीक है ना, बस जब तक ज़िंदा रहता है हम उसको जो ट्रीटमेंट पायलेटिव ट्रीटमेंट देते रहते हैं कि हम उसको कहीं ना कहीं तक, वो ठीक नहीं है, क्योरेबल नहीं है, एटलीस्ट डेथ होनी है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली डेथ होनी है उनकी, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं अपनी तरफ से कि उनको हम ट्रीटमेंट देते रहें, ठीक है, टिल डेथ, राइट। सो इट इज़ द TNM स्टेजिंग। अच्छा जी, TNM स्टेजिंग होगी, ये मैनचेस्टर स्टेजिंग सिस्टम स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 मैंने आपको बता दिया कि 1 के अंदर क्या है, देख लेते हैं यहाँ से। मोबाइल लंप इन द ब्रेस्ट, आपको मैंने बता दिया कि T1 के अंदर क्योरेबल भी है, ठीक है ना, पाल्पेबल लिम्फ नोड, मोबाइल है, हर जगह पे मूव कर सकता है। 2 में भी मोबाइल है इन द ब्रेस्ट, पाल्पेबल, ठीक है ना, इसके अंदर पाल्पेबल है, हम उसको पाल्पेट कर सकते हैं लंप को। 3 के अंदर फिक्स्ड हो जाता है, जो पेक्टोरलिस मेजर मसल टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है, काइंडली आप उसको दोबारा से देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल डोगर के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन काइंडली आप इसको देखिएगा क्योंकि जनरल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 के अंदर फिक्स्ड लंप है इन द ब्रेस्ट विद और विदाउट पाल्पेबल मोबाइल और फिक्स्ड एज, और स्टेज 4 जो है वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस को शो करता है, जस्ट लाइक दिस। अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज सिस्टेमिक डिजीज एंड मेटास्टेसिस अकर इन अर्ली, सो मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है ऑफ कोर्स वो स्टेज के हिसाब से होता है कि हम किस तरह से ट्रीटमेंट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्टेजेस की। स्टेज 0 क्या होती है, 2 क्या होती है, 3, 1, 2, 3 जो भी हैं, ठीक है ना। स्टेज 0 के अंदर हमेशा प्री मिलिग्नेंट कंडीशन है और वो क्योरेबल भी है और ट्रीटमेंट भी उसका हो जाता है। 2 आ सकती हैं, एक C2 कंडीशन आती है डक्टल कार्सिनोमा, और एक और कंडीशन आती है विच इज़ अबाउट लोबुलर कार्सिनोमा इन C2, दिस वन, ठीक है ना। हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ से हम रीड आउट भी करेंगे। अच्छा जी, डक्टल कार्सिनोमा इन C2 से क्या मुराद है? देखिए, इट इज़ द प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द माइनर डक्ट्स। देखिए डक्ट है ना, डक्टल कार्सिनोमा जो डक्ट है, लैक्टोफायरस डक्ट है, मिल्क डक्ट जितने भी हैं ना, उनके अंदर कार्सिनोमा प्री मिलिग्नेंट कंडीशन है, ठीक है ना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट ब्रीच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तक अभी तक नहीं पहुँची। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन भी यही है कि देयर इज़ अ कार्सिनोमा विच हैज़ नॉट इन्वेडेड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ अ प्री मिलिग्नेंट डिजीज। C2 की कंडीशन भी यही है कि इट इज़ अ प्री मिलिग्नेंट डिजीज विद 20% ऑफ चांसेस ऑफ द डेवलपिंग इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर कार्सिनोमा, बिकॉज जब ऑफकोर्स जब ट्रीट नहीं होगा तो ऑफकोर्स इट मे लीड्स टू द इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। Bilateral in 10 to 20% of the patient. So diagnosis is made by mammography and usually due to the screening process. हम इसका डायग्नोसिस थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिटेल में भी देखेंगे। अब अगर बात की जाए ना वैन न्यूज प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स की, देखिए ये अपडेट है। प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स क्या होता है कि हम इसके अंदर जो ब्रेस्ट है उसका साइज़ देखते हैं, ग्रेड देखते हैं, उसके मार्जिनस और उनकी एज देखते हैं। अब इन चारों चीज़ों को देखने के बाद हमें पता चलता है 4, 5, 6 से मुराद क्या है कि कितने पॉइंट्स रिलेट किए हैं कि 4, 5, 6 अगर पॉइंट्स हैं तो इट मीन्स लंपेक्टोमी अलोन, कि उनकी सिर्फ लंपेक्टोमी, हम लंप है उसको ख़त्म कर देंगे, हम उसको काट देंगे। अगर 7, 8, 9 स्कोर किया है तो इट मीन लंपेक्टोमी प्लस रेडिएशन। अगर 10, 11, 12 में फॉल किया तो हम उसकी मस्टेक्टोमी करेंगे, राइट। अब इसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो कंडीशंस देखते हैं, पहले तो अल्ट्रासोनोग्राफी, सॉरी, इसके अंदर जो बायोप्सी है, इन्वेस्टिगेशन है, लाजमी है कि कंफर्म्ड होता है किससे, बायोप्सी से। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम इसमें हमेशा सर्जरी करते हैं, लेकिन इस प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स के थ्रू आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सकते हैं कि हमने किस किस मार्जिनस, किस किस साइंस पे या किस किस साइज़ पे या ग्रेड के ऊपर हमने सर्जरी करनी है या हमने लेकिन करनी हमने सर्जरी है। आपने प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स पढ़ लिया, डिवाइडेड इनटू लो, इंटरमीडिएट एंड हाई स्कोरिंग ग्रुप्स।
अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए ना, तो ट्रीटमेंट में हमेशा हम इसकी सर्जरी करते हैं, ठीक है ना। लो ग्रेड कैन बी ट्रीटेड विद अ पार्शियल मस्टेक्टोमी। आपने जिस तरीके से इंडेक्स को देखा है, आप उस तरीके से वहाँ से देख सकते हैं कि किस ग्रेड साइज़ और किस स्कोर के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। जितना भी लिखा हुआ है ये आपने उसी के थ्रू देखना है कि हमने हमेशा उसके अंदर सर्जरी करनी है, आइदर इज़ अ सिंपल मस्टेक्टोमी और BCS। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जब हम BCS को हम पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर पता चलेगा कि जब भी हम BCS करते हैं, ब्रेस्ट कन्वर्सिंग सर्जरी जोन से होती है, उसके साथ हम हमेशा उसको हम रेडियोथेरेपी, उसके बाद हम हमेशा उसमें रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर हार्मोन थेरेपी करेंगे। इफ़ हार्मोन थेरेपी ओनली बी डन इफ़ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अगर ये पॉजिटिव हमें मिलेंगे तो हम इसके अंदर लाजमी हम करेंगे, राइट। तो ये था डक्टल कार्सिनोमा इन situ, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप पैथोलॉजी से एक दफ़ा रिलेट लाजमी कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं जी लोबुलर कार्सिनोमा। अब देखिए ये डक्ट है, ये देखें ये लोब है, ठीक है ना। ये मिल्क डक्ट्स हैं, ये लेक्टिफेरस डक्ट और लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस डक्ट और साइनस, जिनके अंदर मिल्क कलेक्ट होता है और डक्ट के थ्रू ट्रैवल करता है। इन्वेसिव कार्सिनोमा ये देखें इन्वेड कर रहे हैं, लेकिन डक्टल कार्सिनोमा इन situ अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन को उन्होंने क्रॉस नहीं किया, तो ये इसका नॉर्मल डक्ट है। ये नॉर्मल डक्ट है, ये DCIS है। फर्स्ट नॉर्मल स्टेज तो यही है फर्स्ट, और फिर जो लास्ट की स्टेज है कि मेटास्टेसिस कर रहा है, इन्वेसिव हो रहा है कि दूसरी जो इस जगह पे जा रहा है, तो उसके अंदर इन्वेसिव कार्सिनोमा होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन situ। अब आपको पता है एक लोब, उसके अंदर मैक्सिमम ऑफ द लोब्यूल्स होते हैं, जैसे ये पता है आपको। और लोब्यूल्स के अंदर मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर बताया था कि एसिनाई होते हैं, बंच ऑफ एसिनाई। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बंच ऑफ एसिनाई इसके अंदर, और बंच ऑफ एसिनाई आपके लोब्यूल बनाते हैं। एक लोब्यूल, मल्टीपल ऑफ लोब्यूल, फिर एक लोब बनाते हैं। लाइक उनके अंदर लोब्यूल के अंदर कार्सिनोमा कैंसर होना उसको कहते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमास। लेकिन इन situ इट इज़ अ प्री-मैलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से देखते हैं कि इट अराइजेज फ्रॉम द टर्मिनल डक्ट, राइट। टर्मिनल डक्ट से लाइक DCIS। इट आल्सो लिमिटेड टू द एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन तक रहेगा, ये वहाँ से भी इन्वेड नहीं करेगा। मेजरली जो बेली की अपडेट है उसके अंदर जो लोबुलर कार्सिनोमा इट इज़ द नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज अ situ लीजन्स। अब ये जो है बाइलेटरल या मल्टीसेंट्रिक जो है वो कंडीशंस में फॉल करता है, और ये अब कैंसरस कंडीशन के अंदर फॉल करता है। ये बेली के अंदर लिखा हुआ है। इट काज डिस्टेंशन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द टर्मिनल डक्ट यूनिट्स एंड इट इज़ अ मल्टीफोकल और बाइलेटरल, मतलब मल्टीसेंट्रिक भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है। एंड disease with a microcalcification bilateral 50 to 70%, it is a marker for increased risk instead of precursor of invasive disease। बस ये जो अपडेट है उसके अंदर यही है कि इट इज़ अ नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज अ situ लीजन्स। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए ना, तो इसके अंदर डिफरेंट है कि बायोप्सी तो हम करेंगे, जो हम डायग्नोज करते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर तो हम बायोप्सी करेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट है लाइफ लॉन्ग सर्विलेंस, प्रोफिलैक्टिक टोमैक्सोफेन थेरेपी और बाइलेटरल टोटल मस्टेक्टोमी। सर्जरी तो करेंगे, ठीक है ना। इज ऑल अबाउट द लोबुलर कार्सिनोमा इन situ। फिर है कि इसको भी आपने ब्रेस्ट पैथोलॉजी में पैथोमा से रॉबिन से या पैथोमा से आपने लाजमी एक दफ़ा डिस्कस देखना है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफिलैक्टिक मस्टेक्टोमी की। देखें जो प्रोफिलैक्टिक मस्टेक्टोमी है ना, इस प्रोफिलैक्टिक मस्टेक्टोमी का मतलब ये होता है कि सर्जरी करनी है फॉर रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट, राइट। अब इसकी जो देखें इंडिकेट करते हैं सिलेक्टेड वुमेन डायग्नोज विद लोबुलर कार्सिनोमा इन situ विद स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री के अंदर हमेशा आपके जहन में आना चाहिए MRI, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है ना। और क्योंकि और बारसा 1 and 2 जिसके जो फैमिलियल होता है, और जो स्पोरेडिक है उसमें P53 आता है। अब इसकी एक ये देखें BRCA1 पॉजिटिव है, 50 to 80% ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। अब एंजेलिना जोली के अंदर इसकी एग्जांपल दी गई है कि एंजेलिना जोली फेमस अमेरिकन बाइलेटरल मस्टेक्टोमी विद द ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एट द एज ऑफ 37 ईयर्स। क्यों? रिमेंबर BRCA1 डिफेक्टिव जीन। क्यों? इसके अंदर फैमिलियल हिस्ट्री थी, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। रिमेंबर दिस थिंग। जब भी फैमिली हिस्ट्री का लफ्ज़ है, जब भी फैमिली हिस्ट्री का लफ्ज़ आए, आपने याद रखना है कि फैमिली हिस्ट्री के अंदर एक तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI है, और BRCA1 और 2 फॉल करता है इसके अंदर, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। ये 2 पॉइंट्स आपने लाजमी देखने हैं।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ द मॉड्यूल। नेक्स्ट में हम इसकी स्टेजेस की सर्जरीज देखनी है, ठीक है। BCS को देखेंगे, मस्टेक्टोमी देखेंगे, लम्पेक्टोमी देखेंगे, उसके बाद हम जो सा है वो मेल ब्रेस्ट कैंसर्स के थ्रू जाएंगे। हम सर्जरी की अगर वीडियो मिली जो नॉन कॉपीराइट हुई वो मैं आपको ज़रूर शो करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको पिक्स से ही आपको मैं बता दूँगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ मॉड्यूल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।